दानियाल और हाजिम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। काफ़ी देर दरवाज़ा बजाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खोला गया तो दरवाजे का लॉक तोड़कर वो अंदर दाखिल हुए। पूरे घर में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुए किसी की आवाज़ ने उनके पाँव को जकड़ा। हाँ, वो किसी के रोने की आवाज़ थी। वो दोनों जल्दी से उस आवाज़ की सिमत मालूम करते कमरे में दाखिल हुए। कमरे की हालत देखकर वो साकित रह गए। हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। कमरे का हुलिया बिगड़ा हुआ था, जबकि वो बेड की टेक के साथ अपनी पुष्ट टिकाए घुटनों में सर्दियाँ सिसक रही थी। उसे इस हाल में देखकर हाजिम को बुरी तरह झटका लगा था। दानियाल ने धीमी सी आवाज़ में उसे पुकारा, भाभी। किसी मानूस आवाज़ पर जोया ने सर उठाकर दानियाल की तरफ देखा और झटके से उठकर उसकी जानी आई। दानियाल, तुम क्यों यहाँ आए हो? जोया की आवाज़ भी धीमी थी और आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। पपोटे सूजे हुए थे। भाभी जायान कहाँ है? कमरे का हुलिया और जोया की हालत उसे चीख चीख कर सब बता रहे थे, लेकिन दानियाल ने पूछना लाजमी समझा। वो मुझे छोड़कर चला गया है दानियाल। वो कहता है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। उसने मुझसे बदला लेने के लिए किया था ये सब। उसे बोलो ना वापस आ जाए। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन यूं छोड़ कर ना जाए। उसे बोलो ना दानियाल। जोया ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा। दानियाल को उस वक्त जोया पर तरस आ रहा था और हाजिम, वो तो बेबस बेयकीन सा उसे देख रहा था। तभी हाजिम और दानियाल की मायूस निगाहें आपस में टकराई। वो लोग जायान को रोकने आए थे, लेकिन वो तो पहले ही जा चुका था। भाभी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? आइए आप हमारे साथ चलें। अब की बार हाजिम बोला। उसके बोलने पर जोया ने बेगानगी से उसकी तरफ देखा। भाभी, ये हाजिम है, जायान का छोटा भाई। दानियाल ने उसे नरमी से बताया और जोया को उसकी बात सुनकर झटका लगा। लेकिन वो तो तुम्हारा भाई है ना दानियाल? जोया ने दानियाल की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। भाभी, जायान ने आप लोगों से झूठ बोला था। वो मेरा भाई नहीं है, बल्कि मेरा तो कोई भी भाई नहीं है, और ना ही मिस्टर एंड मिसेस लगारी उसके पेरेंट्स हैं। वो मेरे पेरेंट्स हैं। दानियाल ने नज़रें झुकाए हुए उसे सच्चाई बताई। वो जोया से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। जोया ने उसकी बात पर खाली खाली नज़रों से उसकी तरफ देखा। तुम क्यों नज़रें झुका रहे हो? तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही इंसान है। तुमने तो वही सब किया जो उसने तुम्हें करने को कहा। जोया ने उसे नज़रें झुकाए देख कर कहा। सॉरी भाभी, मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। दानियाल की नज़रें अब भी झुकी हुई थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है दानियाल। अगर फिर भी तुम्हें मेरे अल्फाज तसल्ली देते हैं तो ठीक है, मैंने माफ़ किया तुम्हें। जोया का अंदाज़ अब भी वैसा था। भाभी, चलें आप हमारे साथ, हमारे घर। हाजिम ने दोबारा अपनी बात दोहराई थी। नहीं हाजिम, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। वो मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो ये है जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ। मैं जायान को माफ़ तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उसका इंतज़ार करूंगी और अपने साथ हुई एक एक ज्यादती का हिसाब लूंगी। जोया ने अपना लहजा मजबूत करते हुए कहा। लेकिन आप यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? हाजिम ने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। मैंने कभी भी नॉर्मल लड़कियों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारी। मैंने हमेशा से ज़िंदगी को अकेले जीना सीखा है। मुझे अपने लिए लड़ना आता है। तुम फिक्र मत करो, रह लूँगी मैं। जोया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और उस मुस्कुराहट में कितना दर्द था ये जोया ही जानती थी। ठीक है भाभी, जैसे आप चाहें, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। अपना नंबर बता दीजिए प्लीज़। हाजिम ने हार मानते हुए इस्तफसार किया तो जोया ने उसे नंबर दे दिया, जो वो उसी वक्त सेव कर चुका था। ठीक है भाभी, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं यहीं होता हूँ, शहर में। दानियाल ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अलविदाई कलमात कहते हुए दोनों वहाँ से निकल गए, जबकि जोया आंखों में वीरानी लिए उनकी पुश्त को घूरती फीका सा मुस्कुरा दी। अगर तुम जान जाओ मेरी अजियत, मेरी हंसी पे तुम्हें तरस आए। हर बार की तरह इस दफ़ा भी इलेक्शंस में ज़्यादा वोट हैशम खान के नाम हुए थे। वहीद मलिक की ओछी हरकतों के बाइस वो बुरी तरह हारा था। पूरे शहर में हैशम खान के नाम के डंके बज रहे थे। हर न्यूज़ चैनल पर हैशम खान की जीत की खबरें ज़ोरों शोर से बताई जा रही थी। हैशम खान भी लाउंज में बैठा दीवार में नस्ब एलईडी पर अपनी जीत और मुकाबिल पार्टियों की शिकस्त पर आवाम का इजहार पूरी तवज्जो से देख रहा था।
हैशम खान की जीत पर हवेली में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। पार्टी में बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी। हैशम खान 3 पीस में मलबूस ब्लैक ग्लासेस लगाए हॉल में दाखिल हुआ था। उसके अंदर दाखिल होते ही सबकी नज़रें उसकी जानिब उठी थी। कुछ की नज़रों में सताइश थी तो कुछ की नज़रों में हसद था। वो पूरी शान से मखसूस चाल चलते स्टेज पर आया, जहाँ बहुत सी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात पहले ही मौजूद थी। उन्होंने फूलों के गुलदस्तों के साथ मुबारकबाद पेश की थी उसे। हैशम खान अपनी ही पार्टी के मेंबरान में घिरा कोई बात करने में मसरूफ़ था, जब उकब से उसे किसी ने पुकारा था। उसके मुड़कर देखने पर वहीद खान सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। वहीद मलिक ने आगे बढ़कर हैशम खान से मुसाफिहा करके उसे मुबारकबाद दी थी। मुझे माफ़ कर दो हैशम खान, मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। वहीद मलिक ने शर्मसारी से नज़रें झुकाते हुए कहा। हम कैसे मान लें कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो? हैशम खान ने कड़ी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। डॉक्टर्स के मुताबिक मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। उसके इलाज के लिए मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें बचने के चांसेस बहुत कम है। बस यही सुनकर मुझे धचका लगा था और उस दिन से बेचैन हूँ। मैं हर बुराई को छोड़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि तौबा के दरवाजे मुझ पर बंद हो जाएं, मैं अल्लाह से तौबा करना चाहता हूँ। लेकिन अल्लाह भी तब तक वो गुनाह माफ़ नहीं करता जो उसके बंदे की किसी तकलीफ से जुड़ा हो, जब तक वो बंदा माफ़ ना करे। मुझे माफ़ कर दो हैशम खान, वहीद मलिक ने नादिम होते हुए कहा। हम तुम्हें माफ़ करते हैं वहीद मलिक, लेकिन उसके बदले में हमें तुमसे कुछ चाहिए। हैशम खान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। हाँ बोलो हैशम खान, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? वहीद मलिक ने नासमझी से कहा। हम तुमसे अपने भाई हाजिम के लिए तुम्हारी बेटी रुबाब का हाथ मांगना चाहते हैं। उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज़ ना होगा। हैशम खान ने पुरयकीन लहजे में कहा। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है हैशम खान, बल्कि ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। वहीद मलिक ने चमकते चेहरे से कहा। इलेक्शंस में हारने की वजह से वहीद मलिक ने रुबाब के लिए जिसको चुना था, वो लड़का रिश्ता तोड़ के जा चुका था, और इस बात ने भी वहीद मलिक को इंसान बनाने में अहम किरदार अदा किया था। फिर उसी पार्टी में रुबाब और हाजिम की इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट भी कर दी गई, और इस अचानक होने वाली अनाउंसमेंट पर हाजिम हैरान ही रह गया। लेकिन बहुत जल्द उस हैरानी की जगह खुशी ले चुकी थी। रुहाब और आयशा भी खुश थीं, और रुबाब तो शर्म के मारे सर नहीं उठा रही थी। अनाउंसमेंट सुनते ही रुहाब जल्दी से हाजिम को तलाश करती भागी जा रही थी, जब किसी मजबूत चीज से जोर से टकराई। मेरा सर फाड़ दिया इस खंबे ने, लेकिन ये खंबा यहाँ कैसे आ गया? पहले तो यहाँ कोई खंबा नहीं था। वो अब भी हाथ माथे पर रखे दर्द से आंखें बंद किए मिनमिना रही थी। उसकी इस हरकत पर दानियाल की बेसाख्ता हंसी छूटी। किसी के हंसने की आवाज़ सुनकर रुहाब ने फौरन आंखें खोली थी। सामने खड़े दानियाल को देखकर उसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। यू, अच्छा तो वो खंबा आप हैं जिससे टकरा कर मेरा सर फट गया, और सॉरी कहने की बजाय यूं खड़े होकर ढीठों की तरह बतीसी निकाल रहे हैं, रूही ने तप कर कहा, जबकि उसकी बात पर दानियाल ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त करके उसके सर की तरफ देखा, जो बिल्कुल ठीक ठाक था, सही सलामत, और वो उस पर सर फाड़ने का इल्ज़ाम लगा रही थी। मैं क्यों सॉरी बोलता? गलती आपकी थी, आप सामने देखकर नहीं चल रही थी। दानियाल ने आप पर जोर देते हुए वजाहत दी थी फौरन। मैं अगर सामने देखकर नहीं चल रही थी तो आप तो सामने देखकर चल सकते थे ना। रुहाब कहाँ हार मानने वालों में से थी। हद हो गई यार, क्या दौर आ गया है, लोग अपनी गलतियां भी दूसरों पर डाल देते हैं। दानियाल ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। ओह हेलो, गलती आपकी थी, और अब बहस भी खामखा में आप ही कर रहे हैं। रुहाब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। हाय सदके, कितनी क्यूट लगती हैं आप गुस्से में, बिल्कुल जंगली बिल्ली की तरह। दानियाल ने मुस्कुराते हुए कहा। और आप इस वक्त यहाँ से अपनी शक्ल गायब कर लें, जंगली भालू कहीं के। उस वक्त रुहाब का दिल किया कि वो उसका सर फाड़ दे। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, दानियाल ने मुअद्दब अंदाज में कहा। हद है, कितने ढीठ हैं आप। मैं ही चली जाती हूँ, आप तो हिलेंगे नहीं यहाँ से। रुहाब ने आंखें घुमाते हुए कहा। बस क्या करें, हालात का तकाजा है। इतनी बेइज्जती हो चुकी है लाइफ में कि अब फील ही नहीं होती। दानियाल ने भी ढिठाई से कहा। उफ अल्लाह, हटें रास्ते से, वो तड़क कर बोली थी। वैसे मैं आपको एक मशवरा देना चाह रहा था। अब तो आपके तीसरे भाई की भी इंगेजमेंट होने जा रही है। मेरा ख्याल है अब आपको भी अपने बारे में सोच लेना चाहिए। दानियाल ने पूरे खलूस से मशवरा दिया। ओह अच्छा, मुझे मशवरा दे रहे हैं? अपने आप को देखें, 70 साल के बूढ़े लगते हैं दिखने में। अब तो कोई लड़की भी नहीं मिलने वाली आपको। रुहाब ने उसकी अच्छी खासी पुरकशिश शख्सियत की बेइज्जती की थी। ओ बस कर दो,
बस कर दो यार, माफ़ कर दो, मैंने तुमसे पंगा ले लिया। ओ बस कर दो यार, माफ़ कर दो, मैंने तुमसे पंगा ले लिया, लेकिन इस तरह मेरी अच्छी भली जवानी की इंसल्ट तो मत करो ना। दानियाल ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, जबकि उसकी इस हरकत पर रूही जोर से हंसी थी। हाउ क्यूट स्माइल रूही। दानियाल उसके गाल खींचता उसको बोलने का मौका दिए बगैर जल्दी से आगे बढ़ गया, और रूही उसकी इस हरकत पर कुलस कर रह गई और पांव पटकती हाजिम को तलाश करती आगे चली गई। आदिल काफी दिनों बाद हवेली लौटा था और तब से कमरे का होकर रह गया था। कम ही कुछ खाता और घर से बाहर भी कमोबेश ही निकलता। वो तन्हाइयों का आदी हो चुका था। नसरीन बेगम जब भी उससे बात करती वो उनकी बात को टाल देता और अपने काम से ही काम रखता। नसरीन बेगम को उसे इस तरह देखकर बहुत तकलीफ होती थी। आज वो काफ़ी दिनों बाद नसरीन बेगम के कमरे में आया था और अब बेड पर उनकी गोद में सर रखे लेटा था। आंखें मूंदे वो बिल्कुल खाली ज़हन था। क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? ज़िंदगी को गुजारो, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? अगर ऐसा ही करते रहे तो वक्त तुम्हें बर्बाद कर देगा। नसरीन बेगम ने मुतमन्नी लहजे में कहा तो वो लंबी सांस खींचकर उठ बैठा। अगर अंधेरे की तरफ देखते रहोगे तो रोशनी होगी भी तो तुम्हें नजर नहीं आएगी। आदिल, मैं तुम्हारे लिए एक आसान सा हल लाई हूँ, अमल करोगे, मानोगे? नसरीन बेगम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसका हाथ थामकर मोहब्बत से बोली, शादी कर लो। उसने चौंक कर नसरीन बेगम की तरफ देखा, फिर यकदम हंस दिया। एक माँ होने के नाते आप यही मशवरा दे सकती हैं। वो उठकर जाने लगा। नसरीन बेगम ने उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। वो चेहरा मोड़कर उनकी तरफ देखने लगा। मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, नसरीन बेगम ने इत्तला दी। ओह, उसने आईब्राव को जुम्बिश देते हुए कहा, बहुत प्यारी है वो। अच्छा। एक हल्की सांस लेकर उसने अपने अंदर के सुलगते दर्द को दबाया। किस गांव के चौधरी की बेटी है या किसी एमएनए की साहबजादी होगी? उसका लहजा ना चाहते हुए भी तल्ख हुआ। एक चुभन थी, लेकिन नसरीन बेगम सब्र का घूंट पीकर रह गई। तुम गुस्सा करो, जो भी करो, मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम्हारे गुस्से या नाराज़गी का मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। जो दुख और परेशानियां तुम्हें मुझसे मिली हैं उनका अजाला भी मैं ही करूंगी। कैसे करेंगी अजाला? किसी भी अमीर नवाबजादी का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा देंगी, हो जाएगा ऐसे अजाला? उसने तड़क कर पूछा। नहीं, वो किसी अमीर आदमी की बेटी नहीं है, बल्कि वो एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली आम सी लड़की है। उन्होंने आदिल के सर पर बॉम्ब फोड़ा। वो सन्नाटे में रह गया। आपकी डिक्शनरी में मुतवसत तबका कहाँ से आ गया? आई कैंट बिलीव, अमेजिंग। उसका दिल चाह रहा था कि वो साथ साथ ज़ोर से तालियां भी पीटे, अपनी माँ को दाद पेश करे, और अगर वो उसकी माँ ना होती तो शायद वो ऐसा कर भी गुजरता। बड़ी मुश्किल से गुस्से से जब्त किया। वो जानता था नसरीन बेगम शुरू से दौलत की पुजारी रही हैं, और आयशा से शादी का फैसला भी उन्होंने जायदाद को घर पर रखने के लिए ही किया था, वरना आयशा को उन्होंने एक नौकरानी से ज़्यादा कभी नहीं समझा था। नसरीन बेगम तड़प कर उसके नज़दीक आई थी। तुम्हारा ये लहजा तुम्हारा हक है, हर तंज करने का हक रखते हो, मगर एक दफ़ा मेरी बात मान लो। उन्होंने दिल गिरफ्तगी से उसका बाजू थामना चाहा, मगर वो झटके से पीछे हुआ। मैं तंज नहीं कर रहा, बल्कि हैरत का इजहार कर रहा हूँ कि अगर वो ईगो, वो गरूर, वो तकब्बुर, लालच, वो सब कहाँ गया आपका मॉम? एक मिडिल क्लास लड़की हमारे ख़ानदान की बहू कैसे बन सकती है? भूल जाओ, वो सब वक्त गुजर चुका है। नसरीन बेगम तड़प कर बोली, नहीं भूल सकता मैं। क्यों इंतशार लाती हैं मेरी ज़िंदगी में? प्लीज़ चली जाएं यहाँ से, प्लीज़। वो जैसे कांच की मानित चटखा था। वो दिल में उठने वाली दर्द की लहरों को दबाए बेड से उतरा और कमरे के बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ा, लेकिन दरवाजे पर खड़े जरियाब खान को देखकर उसके कदम थमे थे। आखिर कितना वक्त लगेगा तुम्हें ये सब भूलने में? कब तक उस बदकिरदार लड़की का रोग लगा कर बैठे रहोगे दिल से? जरियाब खान ने गुस्से से कहा, अपनी ज़ुबान को लगाम दें खान साहब। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूँ, आयशा के खिलाफ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। आप मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर जाऊं। आदिल ने गुस्से से मुठियां भींचते हुए कहा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर दे। अब्बास खान तक का सफ़र उसने मिनटों में तय किया था। तमीज़ से बात करो आदिल, ये मत भूलो कि इस वक्त तुम जिससे मुखातिब हो वो तुम्हारे बाप हैं, अब्बा हजूर हैं तुम्हारे। नसरीन बेगम ने सख्त लहजे में कहा, हाँ, ये है मेरे अब्बा हजूर, जो अपने बेटे की मोहब्बत को गैरत के नाम पर किसी और के खूंटे से बांध आए हैं, जिन्हें अपनी खुशी के अलावा किसी की खुशी नज़र नहीं आती।
वो अब्बा हुजूर जो दौलत के नशे में अंधे हो चुके हैं, उसने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। उसके लहजे की कड़वाहट ज़रियाब खान को अंदर तक सुलगा गई। मेरे गुस्से को हवा मत दो आदिल, ये मत भूलो कि ये दौलत भी मैंने तुम लोगों के लिए ही कमाई है। ज़रियाब खान ने जताते हुए लहजे में कहा था, भाड़ में जाए ये दौलत खान साहब, ये दौलत खुशियाँ नहीं दिया करती, कहाँ लेकर जाएंगे ये दौलत। मैं आदिल ज़रियाब खान आज इस दौलत से खुद को बरी करता हूँ। आपको आपकी दौलत मुबारक हो। आदिल खान ने नखुवत से कहा, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, वरना कत्ल कर दूंगा आज मैं तुम्हारा। ज़रियाब खान का गुस्सा आखिरी हद पर जा पहुंचा था। मार तो आपने उसी दिन दिया था जब मेरी मोहब्बत को किसी और के नाम कराए थे। आदिल खान ने हिसाब बराबर किया। दफ़ा हो जाओ आदिल। ज़रियाब खान दोबारा धाड़े थे, जा रहा हूँ और अब कभी लौट कर नहीं आऊँगा, और रखिए अपनी ये दौलत अपने पास, मैं खुद अपने लिए जी सकता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल बनाया। अगर हालात ने मौका दिया तो आपका अब तक का लगाया सारा पैसा सूद समेत लौटाऊंगा। आदिल खान वॉलेट और घड़ी उनके कदमों में फेंक कर बिना उनका जवाब सुने वहां से निकलता चला गया। रोकिए उसे खान, मत जाने दीजिए, हमारा एक ही तो बेटा है। नसरीन बेगम उसे जाते देख बेबसी से बोली, जाने दो उसे, दुनिया की गर्म हवा खाएगा ना, खुद ही लौट कर आएगा एक दिन। ज़रियाब खान ने सख्त लहजे में कहा और आगे बढ़ती नसरीन बेगम को हाथ से पकड़कर रोका, और उनके इतने सख्त दिल होने पर नसरीन बेगम दिल महसूस कर रह गई, जबकि आदिल किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर सब कुछ छोड़ छाड़ कर हवेली से निकलता चला गया। वो हैशम खान से लड़ना तो चाहता था, लेकिन वो अम्मा बेगम से किया वादा नहीं तोड़ना चाहता था। उसने अम्मा बेगम से किया वादा निभाया था, और ऐसा कब होता है कि मोहब्बत में अपने महबूब की खुशी तबाह कर दी जाए, बल्कि मोहब्बत में तो उसकी खुशी देखी जाती है। और भले उसके अब्बा हुजूर आयशा को अपनी गैरत का निशाना बना चुके थे, लेकिन अल्लाह के करम से वो खुश थी, तो वो क्यों कर उसकी खुशियों का दुश्मन बनता। इसलिए आयशा की मोहब्बत को सीने से लगाए वो वापस लौट चुका था। उसने अपनी मोहब्बत की सच्चाई का सबूत दिया था, भले उसके लिए उसे खुद को खाली हाथ लौटाना पड़ा, क्योंकि वो जान चुका था कि मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती। हाजिम यार, कौन से बिल में घुसे हो? पूरे घर में दनदनाती फिरती रूही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसने पूरी हवेली छान मारी थी, लेकिन उसे हाजिम कहीं नज़र नहीं आया था। अब सिर्फ ड्राइंग रूम ही रह गया था, इसलिए वो उसी तरफ चली आई, लेकिन ड्राइंग रूम में कदम रखते ही सामने बैठी शख्सियत को देख उसके कदम थमे, जबकि सामने सोफे पर दराज दानियाल के लब बेसाख्ता मुस्कुराए थे। उसकी तो मानो दिली मुराद ही बर आई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और हाजिम कहाँ है? रुहाब ने बगैर कोई लिहाज किए पूछा। हाजिम तो अभी ही गया है बाहर, लेकिन एक बात बताएं मुझे, आपके यहाँ मेहमानों के साथ ऐसे ही पेश आया जाता है क्या? दानियाल ने चेहरे पर मसनूई संजीदगी लाकर कहा, जी नहीं, अगर मेहमान आप जैसे ढीठ हों तो इसके अलावा कोई चारा भी नहीं होता। रुहाब ने आंखें फेरते कहा, मुझ जैसे? मैं समझा नहीं। दानियाल ने नासमझी से कहा, जी आप जैसे, जो आए रोज़ ही टपकते रहते हैं। मेहमान रहमत होते हैं, लेकिन आप किसी जहमत से कम नहीं हैं हमारे लिए। रुहाब कहाँ चुप रहने वाली थी, बस जो मुंह में आया बोल दिया। अच्छा, आपको मेरा यहाँ आना गिरां गुजरता है तो मैं नहीं आऊँगा। दानियाल ने संजीदगी से कहा, ओह हेलो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके यहाँ आने या ना आने से। रूही तड़क कर बोली, समझ गया, आप चाहती हैं मैं आता रहूं। दानियाल ने मायने खेजी से कहा, आप ज़्यादा खुश फहम नहीं हो रहे अब? रूही ने मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सुजाते पलकें झपकते हुए कहा, हंसे, हाय सदके आपकी ये मुस्कुराहट जान ले लेगी हमारी। दानियाल ने बाएं जानिब हाथ रखते हुए झुक कर कहा। उसकी बात पर रूही ने अपने लब मजीद मुस्कुराते हुए फैलाए और गोया हुई, लीजिए मैं मुस्कुरा रही हूँ, आप मर जाइए। इस मुस्कुराहट को देख देख कर दानियाल तो उसकी सदा पर गश खा गया। क्या चीज़ थी यार ये लड़की। आर यू मैड रूही, बस बकवास ही करती रहती हो हर वक्त, कभी तो सोच लिया करो कि क्या बोलना है और क्या नहीं। दरवाजे पर खड़ा हाजिम उसकी बात सुन चुका था, और अब उनकी जंग बदर शुरू होना तय थी। मैंने सोच कर ही बोला है, माना कि तुम निकम्मे थे, लेकिन दोस्त भी अपने जैसे ही बना लिए। शेम ऑन यू हाजिम, रूही ने ढिठाई से जवाब दिया। तो तुम कहाँ की प्रिंसेस हो, और तुम्हारी फ्रेंड्स को तो देख कर ही मेरी हंसी छूट जाती है। उसी के लहजे में जवाब आया था। ओह अच्छा, सब्र करो, अभी रुबाब को तुम्हारे अजीम कॉल के बारे में बताती हूँ। रुहाब ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी रूही यार, तुम तो बिल्कुल
बिल्कुल प्रिंसेस जैसी हो, तुम तो हो ही रुपंजल। प्रिंसेस, लंबे बाल, दुनिया की हसीन तरीन लड़की हो तुम। देखो यार रूही, प्लीज रूबी को मत बताना। हाजिम ने गिरगिट की तरह रंग बदला। वो हाजिम जो कुछ देर पहले उसे डांट रहा था, अब उसकी मिन्नतें कर रहा था। दानियाल तो ये सब देख कर ही हैरान रह गया। वो जैसे जैसे रुहाब के बारे में जान रहा था, उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। उस लड़की को सामने वाले को जेर करना अच्छे से आता था। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान रहे। रुहाब ने ऐसे कहा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो उस पर। इससे पहले कि हाजिम कुछ कहता, आयशा की पुकार पर हाजिम वहाँ से निकलता चला गया। क्या चीज़ हो यार तुम, छोटी डिबिया और बड़ा धमाका। दानियाल ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा, और रूही तो मानो उसकी बात सुनकर सकते में आ गई और होश में आते ही गुस्से से बोली, पंगा ना ले मुझसे, ये ना हो कि ये धमाका आप पर ही ब्लास्ट। अब ब्लास्ट हो या जो भी होना, तो अब आपको मेरा ही है। दानियाल ने मिनमिनाते हुए कहा। वो जानता था अब अगर उसने सुन लिया तो फिर से उसकी शामत आ जानी थी, जबकि मुस्कुराहट अब भी उसके होंठों पर रक्सां थी।